नमस्कार। दिनेश कुमार खत्री, प्रवक्ता गणित, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय डूंगरपुर राजस्थान। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के टेक्निकल ब्रांच के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में एक कंपलसरी पेपर है मैथमेटिक्स सेकंड, जिसका कोड है 2001। इसी में एक टॉपिक है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स अप टू थर्ड ऑर्डर। ये टॉपिक आज हमें पढ़ना है। एक बार सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये देखो, मैथमेटिक्स सेकंड का सिलेबस 2001 इसका कोड है। इसी में एक टॉपिक है चैप्टर 1 में डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, इसी का 1.2 सेक्शन है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स अप टू थर्ड ऑर्डर। ये टॉपिक हमें पढ़ना है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पर वीडियो में बना चुका हूं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ने के पहले डिटर्मिनेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये डिटर्मिनेंट क्या है वो हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, मतलब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 होगा या 3x3 या 4x5 या 5x5। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जितनी रो उतने कॉलम, मतलब 2x3 की कोई अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट की हम यहां पर बात नहीं करेंगे। हम 2x2 के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करेंगे या 3x3 या फिर 4x4। तो चलिए उदाहरण के लिए जैसे एक 2x2 का केस लेते हैं हम। जैसे 2x2 मैट्रिक्स की बात करते हैं हम। ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लीजिए ए बी और साथ में डी। अब देखिए ए के डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको डिनोट कैसे करोगे आप? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस एलिमेंट को इससे और इस एलिमेंट को इससे, जो कि हो जाएगा एडी माइनस इन दोनों का आप आपस में गुणा कर दीजिए, मतलब बी इंटू सी। तो ये जो है ये वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए और डी को आपस में और बी और सी को आपस में, तो ए डी माइनस बी सी। पहले ए वाला ही करना है, मतलब फर्स्ट पोजीशन जो होगा पहले उसके साथ जो गुणा होगा विकर्ण या डायगोनल पर, उसी को पहले लिखना है और बाद वाले को माइनस करके लिखना है। या इस डिटर्मिनेंट का जो सिंबल है वो ये भी होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका सिंबल ये भी होता है ए बी सी डी। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या अंतर है? मैट्रिक्स को तो आप इस तरह से लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, और डिटर्मिनेंट को आप दो सीधी लाइनें बनाकर डिनोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं एक बार। क्या है डेफिनेशन? वर्ग मैट्रिक्स की सारणिक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। व्यंजक एडी माइनस बीसी को मैट्रिक्स एबीसीडी की सारणिक कहते हैं, तथा इसे डीईटी लगा दो आगे या ये दो लाइनें खींच दो से व्यक्त करते हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया, एबीसीडी डिटर्मिनेंट कैसे लिखा है, एडी माइनस बीसी। ये द्वितीय क्रम की सारणिक। अब तृतीय क्रम की सारणिक में क्या होगा? देखो कोई मैट्रिक्स है आपके पास ये, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए, जिसके एलिमेंट्स कौन से हैं? A11, A12, A13, और इधर A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब देखो, आपको एक बात तो ये याद रखनी है कि इनके जो सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं। पहले एलिमेंट का सिंबल प्लस, दूसरे का माइनस, तीसरे का प्लस। अल्टरनेट चिन्ह लगाने हैं आपको। कोई भी दो प्लस या दो माइनस एक साथ किसी रो या किसी कॉलम में नहीं आएंगे। जैसे पहली रो में देख लो, दो प्लस एक साथ कभी भी नहीं मिलेंगे, नहीं है, या दो माइनस एक साथ नहीं मिलेंगे। रो में देख लीजिए, कॉलम में भी देख लीजिए, न तो प्लस न माइनस, न रो में न कॉलम में, कुछ भी नहीं मिलेगा। शुरुआत प्लस से करोगे, पहले प्लस लगा दोगे तो फिर माइनस, माइनस के बाद प्लस, इधर प्लस आएगा तो इधर माइनस, इधर माइनस आएगा तो इधर प्लस, इधर प्लस तो इधर माइनस, और इधर माइनस है तो इधर प्लस, माइनस प्लस। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के जो साइन है वो हमें याद रखने हैं।
कि किस एलिमेंट का साइन क्या होगा। इसको हम एज ए पोजिशन भी, अगर मैं पोजिशन के रूप में बताऊं तो ये पहले वाले जो एलिमेंट है इसका एड्रेस क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा 1 1, मतलब पहली रो में और पहले कॉलम में। इसका एड्रेस क्या होगा 1 2, मतलब पहली रो दूसरा कॉलम। इसका 1 3, मतलब पहली रो तीसरा कॉलम। इसी चीज को यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है। और जैसे इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो A31। इसके लिए क्या लिखेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम A32। इसके लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम। बाकी इसके लिए सेकंड रो ही सही, A2 मतलब सेकंड रो 1, पहला जो डिजिट है वो बताता है रो को, दूसरा डिजिट बताता है कॉलम को। इस तरह से ये आपने एलिमेंट्स लिख दिए। अब देखो इसको अलग अलग रो अलग अलग कॉलम के अलोंग सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मैं प्रथम पंक्ति की अनुदिश अगर मैं बात करूं, प्रथम पंक्ति के अनुदिश अलोंग फर्स्ट रो, तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आप सिंबल कोई भी ले लीजिए, जैसे ये मैंने सिंबल ले लिया है ना। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो पहले तो आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स हटा करके डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ था ये मैंने हटा दिया है, और रिमेनिंग एलिमेंट्स मैं लिख देता हूं। अब फर्स्ट रो के अलोंग हम बात कर रहे हैं प्रथम पंक्ति का अनुदिश, तो फर्स्ट रो कौन सी, A11 A12 और A13। अब इस A11 का सिंबल देखो क्या है, इधर प्लस है, तो A11 के साथ कुछ भी नहीं लिखना, और साथ में इस A11 जिस रो में है वो रो, और जिस कॉलम में है वो कॉलम आपको हाइड करना है, मतलब छुपाना है। तो क्या बचेगा, देखो इसको छुपा दीजिए और इसको छुपा दीजिए, तो जो बचता है वो सेकंड रो के और थर्ड रो के ये वाले एलिमेंट्स बचेंगे, मतलब A22 A23 और नीचे A32 और A33। फिर इस A12 का चिन्ह क्या है, देखो यहाँ पर A12 माइनस है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए माइनस A12। फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट रो के अलोंग ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये A12 जिस रो में जिस कॉलम में उसे आप छोड़ दीजिए। A12 फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ो, ये चार एलिमेंट बचे, A21 A23 और A31 A33। तो इन्हीं को आप लिख दीजिए, A21 A23 और A31 और A33 प्लस A13 लास्ट। अब देखो A13 का जो सिंबल है वो क्या है, प्लस, तो इसलिए प्लस लगा दिया। A13 आपका फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में, तो आप छोड़ दीजिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को। क्या बचा देखो, A21 बचा, A22 बचा, और इधर से A31 और A33। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है। ये जैसे ही सॉल्व होगा वैसे ही इसको हम सॉल्व करके फाइनल वैल्यू ला देंगे। अब जैसे 2/2 के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है, जो जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे इसको हमें सॉल्व करना है फर्दर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट रो के अलोंग ही इसको सॉल्व किया हुआ है इन्होंने, जैसे थर्ड ऑर्डर का ये कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट ये हमने लिख लिया है। अब मान लो फर्स्ट रो के अलोंग ना करके सेकंड रो के अलोंग करें अगर, A21 A22 A23, तो A21 A22 और A23 के सिंबल हमें ध्यान होने चाहिए। जैसे यहां पर देखो सेकंड रो में सिंबल क्या है, माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो यहां पर A21 के साथ आप माइनस लीजिए, और तो सेकंड रो के लिए जब हमें ये चिन्ह याद होंगे तो हम देखो पहले वाले का माइनस है, दूसरे का प्लस, तीसरे का माइनस, तो माइनस A21, यहाँ प्लस A22, यहाँ पर प्लस A23, और साथ में किसको गुणा करना है, उसी की रो और उसी का कॉलम छुपाकर जो बचता है उसका डिटरमिनेंट हमें बनाना है 2/2 का। जैसे A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो ये हाइड कर लो, जो बचा A12 A13 A32 A33, फिर ये A22 प्लस का है तो प्लस A22, और ये सेकंड रो में सेकंड कॉलम इसको छुपा दीजिए, चारों कॉर्नर्स के एलिमेंट बच जाते हैं A11 A13 और A31 A33। इसी तरह से ये भी आप लिख सकते हैं।
और थर्ड रो के अलोंग बात करें तो थर्ड रो के सिंबल देख लीजिए। थर्ड रो में क्या है सिंबल, प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। तो ये पहला वाला प्लस है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। तो A31 के साथ इसकी रो इसका कॉलम हाइड करें, जो बचा A12 A13 A22 A23, मतलब ये एलिमेंट्स। इसी तरह से बाकी भी आप लिख सकते हैं, सॉल्व कर किया जा सकता है। जैसे कि थर्ड रो वाला देखो सॉल्व किया हुआ यहाँ पर A31। अभी 2 by 2 का जैसे हम सॉल्व करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई से, मैंने आपको बताया था अभी, A12 A23 ये गुणा कर दिया, माइनस A22 A13। फिर ये भी ऐसे ही करना, A11 A23 गुणा कर देंगे और A13 A21, इसी तरह से ये भी। तो इस तरह से आप सॉल्व करके 2 by 2 या 3 by 3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो। या चलो एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कोई मैट्रिक्स है ए जिसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है, और मान लीजिए वो है आपका 1 0 -1 2 3 1 4 और 4 1 3। इस डिटर्मिनेंट को हमें फाइंड करना है। तो हम किसी भी पंक्ति का निर्दिष्ट कर सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, किसी भी रो के अलोंग आप कर सकते हैं, किसी भी रो के अलोंग कर सकते हैं और किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, दोनों ही पॉसिबल है ना। रो के अलोंग तो हमने देखा, इसी तरह से कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं। कॉलम के सिंबल हमारे पास है। तो फिलहाल हम फर्स्ट रो के अलोंग बात करते हैं। फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट है 1। इस 1 का चिन्ह यहां से आप देखेंगे क्या होता है, प्लस। तो ये 1 लिख दिया। अब 1 कौन सी रो में, पहली रो में है और पहले कॉलम में, इसको आप हाइड कर दीजिए। जो बचता है 2 by 2 का कॉलम, 2 by 2 का जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसे लिख दीजिए। क्या बचा, 3 1 और 1 3। फिर इस दूसरे एलिमेंट जो 0 है, इसका चिन्ह होता है माइनस। तो -0, 0 से तो कुछ भी गुणा होगा, वैसे तो 0 आना है, फिर भी आप एक बार देख लो। तो 2 जो बचता है, ये रो और कॉलम को हाइड करने पर 2 1 और 4 3। फिर प्लस, तीसरे वाले एलिमेंट का चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है। अब लेकिन थर्ड एलिमेंट है क्या, थर्ड एलिमेंट है आपका -1, तो उसको आप एज इट इज लिख देना है। फिर ये जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको हाइड करेंगे, मतलब पहली रो और थर्ड कॉलम को हाइड करने के बाद क्या बचा, 2 3 4 1। इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे जब आप सॉल्व करते हैं, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 3 9, -1 × 1 ये 1। फिर 0 से कोई भी चीज गुणा होगी तो वापस 0 आना है, और ये प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर माइनस ही लिख देता हूँ, ये माइनस लिख दिया। अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई से, -4 × 3 मतलब 12। इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 9 - 1 8 होता है, तो 8 × 1 8, -0 और -2 -12 आपका -10 होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया है ये। तो 10 और 8 18 फाइनल इसकी वैल्यू है। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन डिटर्मिनेंट की कोई ना कोई वैल्यू होती है। ठीक है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन डिटर्मिनेंट की एक सिंगल वैल्यू होती है। ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बेसिकली फर्क होता है। चलिए अब आगे देखिए, उपसारणिक और सहखंड, मतलब माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। दोनों एक ही होते हैं, दोनों में जो डिफरेंस होता है वो साइन का होता है। कोफैक्टर्स में साइन भी इंक्लूड होते हैं, माइनर्स में साइन इंक्लूड नहीं होते। चिन्ह भी शामिल होते हैं कोफैक्टर्स यानी सहखंड में, और माइनर्स यानी कि उपसारणिक में चिन्ह शामिल नहीं होते हैं। क्या लिखा है देखो, किसी सारणी के किसी अवयव की उपसारणिक वह सारणी है जो दिए हुए सारणी में से उस अवयव वाली पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होती है, मतलब हाइड करना है। जैसे इसमें ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके डिटरमिनेंट की हम बात करते हैं। इसमें A31 वाला जो एलिमेंट है, ये रहा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, तो इसकी उपसारणी कैसे मिलेगी, ये जिस रो में वो रो छोड़ो और ये जिस कॉलम में उस कॉलम में छोड़ो, जो अभी कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले काम। तो जो बचता है, क्या बचा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इनका डिटरमिनेंट बना लो, A12 A13 A22 और A23। इसी को हमने बोला है एलिमेंट A31 की उप सारणिक। और इसको चूंकि माइनर बोलते हैं तो इसका नोटेशन हो जाएगा M से। कौन से एलिमेंट की, 31 की, तो 31 इसके सबस्क्रिप्ट में हम लगा देंगे।
इसी तरह से आप देखो A23 की उपसारणी क्या होगी, A23 ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम। माइनर के लिए हम M से डिनोट करेंगे, सबस्क्रिप्ट में आप नंबर लगा दें 23। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को जब आप छोड़ते हैं तो A11 A12 और A31 A32, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट की उपसारणी ज्ञात की जा सकती है। आगे देखिए क्या लिखा है, किसी अवयव का सहखंड उसकी लघु सारणी के बराबर होता है, किंतु यदि उस अवयव की पंक्ति तथा स्तंभ की क्रम संख्या का योग विषम हो तो उसका चिन्ह ऋण होता है। कहने का मतलब यह है कि को फैक्टर या सहखंड एफ आई जे इसके बराबर है, एम आई जे के बराबर ही है, लेकिन उसका जो चिन्ह होगा वो कैसे प्राप्त होगा, -1 की आप घात लगा देंगे, पंक्ति प्लस स्तंभ मतलब रो प्लस कॉलम, आई प्लस जे। आई हमेशा रो को बताता है, जे हमेशा कॉलम को बताता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, A11 फर्स्ट एलिमेंट और F11 ले लीजिए, A12 जैसे अभी हमने यहाँ पर चिन्ह देखे थे ना ये, तो इस को फैक्टर में चिन्ह भी शामिल होते हैं। तो जो प्लस और माइनस जो हम यहाँ से ले रहे थे वो इस F के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। तो आपको तो क्या करना है, A11 से F11 को गुणा करो, A12 को F12 से गुणा करो और A13 को F13 से गुणा करो। या सेकंड रो के अलावा सॉल्व करना हो तो ये है, थर्ड रो के अलावा सॉल्व करना हो तो। चलिए आगे बात करते हैं, अर्थात किसी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान उसके किसी भी स्तंभ या पंक्ति के समस्त अवयवों को उसके संगत सहखंडों से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफलों के योग के बराबर होता है। इसी को लैंग्वेज में बोला है। चलिए रिजल्ट एक है, सारणी के किसी स्तंभ या पंक्ति के अवयवों का उसके अन्य स्तंभ या पंक्ति के संगत अवयवों के सहखंडों से गुणनफलों का योग 0 होता है। अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए में पंक्ति देखो AI1 FJ1 प्लस AI2 FJ2 प्लस AI3 FJ3 बराबर 0 होगा। देखो यहां पर अगर पंक्ति सेम है, जैसे ये देखो A11 फर्स्ट रो का एलिमेंट है और ये F11 फर्स्ट रो के ही 11 एलिमेंट का है, मतलब दोनों की रो समान आ रही है। यहां पर भी दोनों की रो समान है, फर्स्ट रो A12 पहला जो एलिमेंट है A12 में देखो पहला 1 ये रो को बताता है, सेकंड वाला बताता है कॉलम को। तो दोनों के फर्स्ट पोजीशन पे 1 1 है, दोनों के फर्स्ट पोजीशन पे 1 1 है, तो दोनों की रो समान होने के कारण ये डिटर्मिनेंट फाइंड होता है। जैसे यहाँ पर भी देख लो 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि F अलग रो से आया है और A अलग रो से आया है। जैसे AI1 इसकी रो है ith, लेकिन FJ1 इसकी जो रो है, J वैसे तो कॉलम को बताता है लेकिन J यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर लिख दिया है तो J यहाँ पर रो कहलाएगी। तो ith रो jth रो दोनों अलग अलग रो हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आप संगत अवयवों से पूरे को गुणा करेंगे तो ये वैल्यू 0 आती है, अदरवाइज ये वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर प्राप्त होती है। यहाँ पर लिख दिया गया है I नॉट इक्वल J, अगर I और J बराबर ही हो जाएंगे तो फिर 0 जरूरी नहीं आए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाता है। इसी तरह से स्तंभों के लिए भी ऐसा होगा। नेक्स्ट, सारणिकों के प्रगुण प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। माना सारणिक ए की प्रथम द्वितीय तृतीय पंक्तियों को A1 A2 A3, स्तंभों को ए के ऊपर देखो, पंक्तियों के लिए तो सबस्क्रिप्ट में 1 2 3 लगाए गए हैं और स्तंभों के लिए सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर लगाए गए हैं पावर के रूप में। A1 मतलब फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है, ए की घात अगर 2 आ जाए तो मतलब सेकंड कॉलम की बात हो रही है, एक के ऊपर 3 लगा दिया गया है सिंबल, मतलब थर्ड कॉलम की बात हो रही है। तो जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, इसको कैसे डिनोट करेंगे डिटर्मिनेंट के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ, अब ये मैट्रिक्स ही लिखी हुई है लेकिन इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया, मतलब ऊपर 1 आ गया मतलब ये फर्स्ट कॉलम को बता रहा है, A2 ये सेकंड कॉलम को बता रहा है, ये A3 मतलब लिखी हुई पूरी मैट्रिक्स ही है, इसका डिटर्मिनेंट बात बराबर है। या रो वाइज लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो पूरी ने लिख करके हमने ऐसे लिख दिया A1, सेकंड रो पूरी ने लिख करके हमने लिख दिया A2, थर्ड रो, इस तरह से ये डिटर्मिनेंट बन जाता है। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दें तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। मतलब पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो ऐसी स्थिति में मैट्रिक्स ए क्या बन जाती है, ट्रांसपोज बन जाती है। तो यहां पर ये कहा गया है कि ए का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों समान होंगे, दोनों की वैल्यू भी समान होगी, दोनों का चिन्ह भी समान होता है।
प्रॉपर्टी 2 देखो, यदि किसी सारणी की दो आसन्न स्तंभों या पंक्तियों को परस्पर विनिमय किया जाए तो सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है किंतु चिन्ह बदल जाता है। मतलब पहली और दूसरी रो को अगर आप आपस में बदलते हैं, जैसे फर्स्ट रो को सेकंड में, सेकंड को फर्स्ट में बदलते हैं, तो चिन्ह बदल जाएगा। या फर्स्ट कॉलम को सेकंड, सेकंड कॉलम को फर्स्ट करेंगे तो फिर उसका चिन्ह माइनस और एक्स्ट्रा आ जाता है। जैसे यहां तो क्या था कि सभी रोज को बदल दिया गया था, किसी एक रो को नहीं बदलना, सभी रोज को सभी कॉलम्स में बदलना है, जबकि यहां पर किसी दो रो को आपस में बदलना है, तो फिर माइनस आएगा। अगर आप सभी रो को बदलते हैं तो माइनस नहीं आएगा, तो फिर समान होती है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी दो या किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आप आपस में चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहती है, लेकिन साइन है वो बदल जाता है। देखिए A1 2 3 ये कॉलम के रूप में मैट्रिक्स लिखी हुई है। इन्होंने क्या किया कि A2 सेकंड कॉलम को पहले लिख लिया और A1 को बाद में कर दिया, मतलब कॉलम शिफ्ट कर दिए। फर्स्ट कॉलम सेकंड बना दिया, सेकंड कॉलम फर्स्ट बना दिया, तो माइनस आएगा। थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं है, यानी कि सभी कॉलम से सभी रो को नहीं बदला गया है। फिर देखो इसी में देखो, 1 को यहीं रहने दो, 2 3 को आपस में बदल दो, 3 पहले कर दो 2 बाद में, तो 3 पहले 2 बाद में, तो फिर भी चिन्ह माइनस आ जाता है। इस तरह से और भी हम चेंजेस कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणी के कोई दो स्तंभ या पंक्तियां सर्वसम हो, मतलब आइडेंटिकल हो, तो सारणी का मान शून्य होता है। जैसे यहां पर देखो फर्स्ट कॉलम दोनों के सेम है, जो मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में वही एलिमेंट्स मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम में, लेकिन थर्ड में अलग है। देखो A2 की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर A1, हूबहू वही है जो फर्स्ट कॉलम में है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू बराबर होगी, चाहे कोई भी दो रो समान हो या कोई भी दो कॉलम समान होंगे, तो ऐसी स्थिति में डिटरमिनेंट की वैल्यू आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। देखो जैसे मान लीजिए कि 1 2 2 1 2 2 3 2 1, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप आंख बंद करके लिख दीजिए, 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि यहाँ पर पहली रो और दूसरी रो 0 आती है। सॉरी, पहली रो और दूसरी रो आइडेंटिकल है, इसलिए समान है, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही होगी। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट कॉलम के अलावा इसे आप सॉल्व करिए, क्या होगा देखो। अब इसको आप लिखेंगे, इस पहली रो और पहले कॉलम को हाइड करेंगे, तो जो बचेगा इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं कर देता हूँ डायरेक्ट, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 2 4, फिर -2, इसका सिंबल जो है माइनस होता है, ये कॉलम ये रो आप हाइड करिए, 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 6, फिर तीसरे एलिमेंट का चिन्ह प्लस होगा, तो क्या होगा देखो, जो बचा इसको गुणा करिए, 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 2 मतलब 6, इसे और सॉल्व कर लीजिए। 2 माइनस 4 -2 बचा, -2 गुणा 1 -2, फिर 1 -6 -5 बचा, -5 और -2 मिलकर के +2 +10, और 2 -4 2 -6 तो माइनस का 4 बचा, माइनस का 4 गुणा 2 तो माइनस का 8, माइनस का 8 माइनस का 2 मिलकर के -10 और +10, देखिए 0 आया। तो क्या करना है, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम आ जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम 0 डायरेक्टली लिख देंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणिक में किसी स्तंभ या पंक्ति के सभी अवयवों को किसी राशि माना k से गुणा कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त सारणिक का मान दी हुई सारणिक के मान तथा उस राशि k के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ये फर्स्ट कॉलम को k से गुणा कर दिया या सेकंड कॉलम को k से गुणा कर दो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये देखो यहाँ से k नहीं है अंदर, k बाहर आ जाता है। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से या किसी अदिश राशि से या किसी अचर से गुणा करना हो तो वो किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में गुणा होता है, सब में नहीं होता। मैट्रिक्स में तो सभी में होता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में हो जाता है। प्रॉपर्टी 5 देखिए, यदि किसी सारणी में किसी स्तंभ या पंक्ति के प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग या अंतर हो तो सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में प्रकट किया जा सकता है। अर्थात यदि, जैसे ये देखो ऐसे लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम में कोई एलिमेंट कोई कॉलम जुड़ा हुआ है अल्फा 1 करके, और A2 A3 सेकंड थर्ड कॉलम में, तो उसको आप कैसे लिखोगे, एक बार तो ये A2 A3 को A1 के साथ ले लोगे और एक बार अल्फा 1 को ले लोगे। इस तरह से हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 6,
यदि सारणी की किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों का कोई समान गुणन जोड़ने या घटाने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जैसे ये देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए में मैंने क्या किया कि A2 जो सेकंड कॉलम था उसको अल्फा से गुणा किया कोई स्केलर राशि से, और प्रथम कॉलम में मैंने जोड़ दिया, तो भी जो डिटरमिनेंट का मान है वो नहीं बदला, डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर ही है ये। इसी तरह से आप, जरूरी नहीं है, आप चाहो तो सेकंड कॉलम को अल्फा से गुणा करो और थर्ड को बीटा से गुणा करो, ये देखो या, और ऐसा फर्स्ट कॉलम में ही करो, सेकंड थर्ड को एज इट इज छोड़ दो, तो भी ये वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होती है। नेक्स्ट देखिए, यदि सारणिकों के अवयवों में x के बहुपदों में यदि x को a से प्रतिस्थापित करने पर सारणिक का मान शून्य हो तो x माइनस सारणिक के मान का गुणनखंड होता है। माना सारणिक के अवयव x के बहुपद हो तो सारणिक का मान डेल x के बहुपद के रूप में निम्न प्रकार है। ये देखो कोई बहुपद है जो डिटरमिनेंट के फॉर्म में आया हुआ है, लेकिन हमसे ये कहा गया है कि x बराबर a इसका एक गुणनखंड है, यानी कि x की जगह a रखने पर 0 आ रहा है, तो x की जगह a रखा तो 0 आ रहा है। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा लो तो डेल माइनस 0 डेल बचा, यहां से x की पावर n माइनस 1 की पावर n, पी नॉट कॉमन, इस तरह से ये एक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो ये बात ये स्पष्ट बता रही है कि समीकरण 3 के RHS में x माइनस एक गुणनखंड है। चलिए अब क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 1, यदि ये कोई डिटरमिनेंट जिसको 0 के बराबर प्रूव करना है सॉल्व किए बगैर, तो बिना प्रसार की सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई जेड बराबर माइनस एक होगा, जहां पर एक्स वाई जेड सभी असमान है। देखिए बाय प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या कहती है कि जैसे ये दो एलिमेंट्स का सम आ रहा है ना, ये पूरा कॉलम, तो एक बार आप इन दोनों को इस वन के साथ ले लीजिए, जैसे ये ले लिया, प्लस करके इन दोनों कॉलम्स को आप एक बार सेकंड वाले पार्ट के साथ ले लीजिए, मतलब x3 y3 z3 के साथ। अब ये वास्तव में पावर्स हैं, ये कॉलम्स नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, ये दोनों, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको दिया, ये इक्वेशन आपको दी गई है, मतलब बराबर 0 आपको ऑलरेडी गिवन है। अब इस फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट को तो एज इट इज रहने दीजिए, सेकंड डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो से x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा 1, यहाँ x बचा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड रो से y कॉमन, थर्ड रो से z कॉलम, जो बचा उसे लिख दिया। अब ये जो दोनों है ये दोनों डिटरमिनेंट सेम है, लेकिन थोड़ा सा ऑर्डर का डिफरेंस है, ऑर्डर सेम कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसे करते हैं। क्या किया, इन दोनों को आपस में बदल दिया, मतलब 1 1 को सेकंड कॉलम पे ले आए और सेकंड कॉलम को थर्ड पे ले गए, तो चूंकि दो परस्पर रो या कॉलम बदलोगे तो चिन्ह माइनस होगा, ये माइनस बाहर आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इन दोनों को आपस में बदल दिया, ये 1 1 फर्स्ट पे आ गया, एक्स वाई जेड को सेकंड, तो फिर से माइनस आएगा एक, तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया। अब देखो दोनों डिटरमिनेंट सेम है, कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा, यहाँ से 1, यहाँ से एक्स वाई जेड, 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब गुणनखंड का नियम क्या कहता है कि दो राशियों का गुणा 0 के बराबर है, तो या तो पहली वाली राशि 0 के बराबर है या फिर दूसरी वाली राशि 0 के बराबर है। ठीक है, तो अब दूसरी वाली राशि 0 के बराबर तभी होगी जब एक्स वाई जेड भी क्या हो, बराबर हो। तो फिर हमें किसको करना होगा, ऐसा कुछ हमें कंडीशन नहीं दिया गया है, तो फिर हमें किसको 0 करना होगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड को, तो यहां से एक्स वाई जेड बराबर -1 आ गया। चलिए ये प्रूव हो गया। ये एग्जांपल 2 देखिए, b प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कोई एक्सप्रेशन है, ये हमें सिद्ध करना है, 2abc गुणा a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के बराबर होगा। देखिए क्या करना है, हमें हमारे बुद्धि से थोड़ा सा टेक्निक यूज करके हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और ये वैल्यू लानी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया होता है कि हम मैक्सिमम जगहों पर 0 लें, तो ये जो एक्सपांशन है ना, ये करना आसान हो जाता है। अभी मैं डायरेक्ट सूत्र खोलने बैठूंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी डिटरमिनेंट की, ये इसी चीज के काम आती है कि ये कैलकुलेशन कम हो जाती है। जैसे फर्स्ट कॉलम में क्या ऑपरेशन लगाया, C1 माइनस C3, और सेकंड में क्या लगाया, C2 माइनस C3, तो C1 में से C2 C3 घटाना है, दोनों C1 C2 दोनों में से किसको घटाया जा रहा है, C3 को, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया तो 0, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
इसी तरह से C2 माइनस C3, सेकंड में से थर्ड को घटा दो कॉलम को, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो जीरो आ गया। सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर देखिए इस थर्ड रो में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया जा सकता है, इसका होल स्क्वायर। कैसे? देखिए क्या करना है हमें कि इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, ये एक तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी दो तरह गुणनखंड होंगे ना, तो एक गुणनखंड तो क्या होगा सी माइनस ए प्लस बी, और एक होगा सी प्लस ए प्लस बी। ये तीनों एक्सप्रेशन एक ही है। तो सॉरी ये लास्ट वाला नहीं है, तो फिर एक काम करते हैं, चलो यहां से कॉमन नहीं आएगा, इस फर्स्ट कॉलम से कॉमन आएगा। तो फर्स्ट कॉलम से क्या किया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो माइनस वाला जो फैक्टर है वो बच जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए, जीरो से कुछ भी कॉमन आएगा तो जीरो ही बचेगा, और प्लस वाला चूंकि बाहर ले लिया है तो सी माइनस ए प्लस बी, तो ब्रैकेट खोलोगे तो सी माइनस ए माइनस बी बच जाता है। इसी तरह से सेकंड कॉलम से भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, जीरो से कुछ भी कॉमन आ जाएगा, इस फैक्टर से भी जो माइनस वाला है वो यही रहेगा और प्लस वाला बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सी प्लस ए माइनस बी और यहाँ पे सी माइनस ए माइनस बी बच जाता है। इसके बाद क्या करना है, R3 में ऑपरेशन लगाना है, R3 माइनस R1 प्लस R2, तो मतलब R1 R2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज लिख लेंगे, फिर R3 में से घटाएंगे इन दोनों को जोड़कर, तो ये वैल्यूज बचती हैं। इसके बाद और थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या किया, C1 कॉलम में क्या ऑपरेशन लगाया, ए को गुणा करेंगे C1 से और C3 में जोड़ देंगे। इसी तरह से C2 में क्या लगाएंगे, बी से गुणा करेंगे C2 को और C3 में जोड़ देंगे। लेकिन ऐसा तभी संभव है ए बी चेंजेस आ जाते हैं, तो ए और बी को हमें गुणा और भाग दोनों करने होंगे। तो फिर ये भाग दे दिया मैंने और गुणा करने के लिए ये मदद ले ली। तो देखो क्या होगा, इसको तो ए से गुणा करना है और C3 में जोड़ देना है, तो जब ये ए से गुणा होगा तो ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर, और C3 में जोड़ना है C3 में ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर खत्म, क्या बचा ए बी प्लस ए सी। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स के लिए हम ये ऑपरेशन लगा लेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको फाइनली वैल्यू मिल जाती है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।